भाषण के लिए प्रेरक भाई ने बुलाया। यहाँ पे मैनेजमेंट का, जैसे आपने देखा, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, मुझे कॉलेज में सीख रहा था तभी लग रहा था कि ये मैनेजमेंट वाला चीज़ है, सीखना चाहिए यार। और सीखने के लिए जाना है तो मुझे उस वक्त सिर्फ मिला क्या, डिप्लोमा मिला। बॉर्डर ऑफ BMS एंड MD के बीच में मैंने मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि सिर्फ ये डिप्लोमा से काम नहीं चलने वाला, तो इसके लिए बाद में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का MBA भी कर दिया। तो यहाँ पे मैं खड़ा रहने के लिए मैनेजमेंट वाला भी स्टूडेंट हूँ। तो ये मैनेजमेंट वाली स्टूडेंट की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आयुर्वेद में भी या क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमें मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं होता तो मेरा 200 स्क्वायर फीट वाला क्लिनिक आज 6000 फुट वाला हॉस्पिटल नहीं बना सकता मैं। दूसरा है कि आज हमने कुछ खुद के लिए और अपने डॉक्टर्स के लिए जो तैयार किया है, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। और शेयर इसलिए करना है क्योंकि मैं आपसे सिर्फ कुछ कदम आगे हूँ, बहुत आगे नहीं हूँ, थोड़ा सा ही आगे। और अगर आपको इस फील्ड में आना है तो 2 कदम आपको आगे आने हैं और मुझे 2 कदम पीछे आना है, बस, आगे कुछ नहीं है। तो अभी मैं 2 कदम पीछे आने के लिए तैयार हूँ, आप आगे आने के लिए तैयार हो? अहमद भाई, वसानी ना, सवानी, तो ऐसे हो जाता है आयुर्वेद के बारे में भी कि आयुर्वेद में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो लोग कुछ दूसरा ही समझते हैं। और अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो प्रोफेशन करता है, तो उसे बिजनेस भी समझने लगते हैं। तो आयुर्वेद के बारे में आपने अगर देखा होगा तो पैकेज वाला सिस्टम भी निकला है आयुर्वेद में। आपके यहाँ पे कितने लोग करते हैं मुझे मालूम नहीं। अच्छा, आपको घुटने का दर्द है, 50,000 का पैकेज ले लो। अच्छा, आपको डिटॉक्स करना है, 1 लाख का पैकेज करते हैं लोग। तो ये किसी भी चीज को ट्विस्ट करने वाले लोग भी हर जगह पे हैं। लेकिन कोविड की वजह से हमें वायरोलॉजी वाला एक नया फ्रंटियर आयुर्वेद में मिल गया है। तो आजकल अगर आप देखोगे कौन से वायरल फीवर्स आपके आजू बाजू में है, क्योंकि अभी यहाँ पे बरसात इतनी नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। और वहां पे वायरस जोर शोर से सब डॉक्टर्स की बजा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये फ्लू बोलेंगे इसको, या कोविड का नया वर्जन बोल रहे हैं, या फिर ये कोई कॉमन कोल्ड ही है। और ये सब चीजें तो छोटी छोटी हो गई। बड़ा वाला चीज अभी जैसे मैडम ने कहा था HIV एड्स, वो भी तो वायरल वाली चीज है। दुनिया में आप देखोगे तो वायरस के ऊपर अगर स्पेशलिटी आप करोगे तो स्पेशलिटी के लिए एकदम सिंपल सी चीज है। वायरस ये चीज ऐसी है, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो आपके शरीर के आगे वो कुछ नहीं कर सकता। तो पहले खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम लोग कुछ करना शुरू करते हैं, सिंपल सा एक दवाई आप मुझे बता सकते हो कि आपको मैं नींद से भी उठाऊं तो भी आप बोलोगे नहीं ये इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसकी टीवी पे जोर शोर से बड़ी एडवर्टाइज चलती है, वहां पे शाहरुख से लेके अमिताभ से लेके सब लोग उसकी एडवर्टाइज करते हैं। च्यवनप्राश इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक दवाई जो आपके क्लिनिक में अगर आपने पेशेंट्स को देना शुरू किया तो किसी भी पेशेंट को रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक ही चीज करनी है, च्यवनप्राश को टॉनिक जैसे खिलाना नहीं है, उसे एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट सवेरे कितना खिलाना है, जितना खाने के बाद उसको दोपहर के खाने तक भूख ना लगे, आपका काम हो गया। इम्यूनिटी बढ़ने का शरीर के अंदर से ही प्रयास शुरू हो जाता है। शरीर को खुद को तो इम्यून बनना ही है ना, स्वस्थ रखने के लिए शरीर खुद ही कोशिश करेगा। उसके साथ में और क्या करना है, कहां से वायरस की एंट्री आपके शरीर में हो सकती है बताएंगे? ओपनिंग स्किन से बहुत मुश्किल है। फिर कहां से हो सकती है? नोज, नाक, मुंह और कान, आंखों से। आंखों से जो होते हैं वो एकदम माइनर है, वहां पे ही आके रुक जाता है।
2-4 दिन के लिए आंखों से पानी आएगा, आंखें चिपक जाएंगी, थोड़ा गर्म पानी से धोना शुरू करोगे 2 दिन में खत्म हो जाता है। फिर नाक से और मुंह से जाने वाली चीज को रोकना है तो क्या करना है? मास्क भूल जाओ। हमने कोविड के जमाने में भी मास्क इतना नहीं पहना था। स्टीम इनहेलेशन, दूसरा है गरारे करना, और है ऑयल कूलिंग यानी नस्य। कौन सा नस्य? घर में जो ऑयल मिलता है उससे करो, दवाई वाला है तो डॉक्टर के पास भेजो। अगर आप खुद डॉक्टर हो तो आपके लिए अणु तेल, सिंपलेस्ट ऑफ मेडिसिन, अणु तेल, जो आपको हर आयुर्वेद के बुक में मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका वायरोलॉजी का ट्रीटमेंट का सेंटर शुरू हो जाएगा। क्या करना है आपको? च्यवनप्राश, गरारे, स्टीम, नाक में बूंदे, और लिटिल बिट लेस फूड ईच टाइम। थोड़ा सा कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा कम खाना है। तो आपकी वायरोलॉजी की क्लिनिक शुरू हो सकती है विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट। और च्यवनप्राश आप खुद बनाओ, अच्छी बात है, 10 लोग मिलके बनाओ, अच्छी बात है, नहीं तो आपके यहाँ पे कोई वैद्य बना रहा हो उसके पास से ले। मार्केट वाला जो है उससे ये चीजें ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये वायरोलॉजी वाली चीज समझ में आई। फर्स्ट टेक होम मैसेज कि आप वायरस से डरो मत, वायरस के ऊपर आप काम शुरू कर सकते हो। और वायरस से ज्यादा जो बीमारियां हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ में जुड़ी रहती है, पेट में अगर जाता है तो पेट के एसिड्स और जो अपने अल्कलाइन सिक्रीशंस है वो उसे कैसे भी करके मार ही देने वाले। तो पेट में जाने वाले वायरस बहुत कम है कि जो आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। और एक चीज जो हमने धूमपान वहाँ पे तैयार किया था, धूमपान यानी धूमबत्ती तैयार करके उसे अगर आपने नाक से और मुंह से लिया ऑन अ चैलेंजिंग बेस, हमने जिसको भी वीजा हो गया है, बाहर जाना है और उसे सर्टिफिकेट चाहिए कोविड निगेटिव, उसको 3 दिन के लिए हमने धूमपान किया, उसका पॉजिटिव टेस्ट निगेटिव होकर वो भाग गया, मैंने उड़ गया। तो दैट इज समथिंग विच यू कैन वर्क आउट फॉर योरसेल्फ। कर सकोगे आप? मुझे लगता है कि कुछ लोग सोए हैं, मुझे थोड़ा जोर से आवाज चाहिए। कर सकोगे? तो वायरोलॉजी की क्लिनिक किसकी किसकी खुलने वाली है? खुल सकते हैं? वेरी गुड। और आपको उसके लिए बहुत पैसे की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है। इसके बाद में आपको CD4, CD8 काउंट वगैरह वो सब जो भी है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा। ये ठीक है ना, इतना तो आप कर ही पाओगे। उसके साथ में दवाइयाँ क्या क्या देनी है, प्रेरक भाई बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी सीनियर बोलेगा एक त्रिभुवन कितनी लगती है, थोड़ा सा इसके साथ में लक्ष्मी विलास लग सकता है, थोड़ा सा सीतोपलादी चलेगा, थोड़ा सा लक्ष्मी विलास सीतोपलादी, ये सब कॉम्बिनेशन जो है इसके साथ में अगर बहुत जरूरत पड़ती है तो एक आध बार विषम ज्वरांतर जैसी दवाई चलती है, बस। और क्या लगता है वायरोलॉजी क्लिनिक के लिए? तो यहाँ से हम लोग पहली चीज के लिए आ गए। क्या देख रहे हैं आप? वही पुरानी साड़ी किसी अलग तरीके से पहनी है। क्यों? आज के जमाने के साथ में साड़ी अगर मैच हो सकती है तो अपना आयुर्वेद क्यों नहीं मैच करेगा? सो वी हैव टू इंटीग्रेट आयुर्वेद नॉट विथ मॉडर्न मेडिसिन बट विथ मॉडर्न एरा। लोगों को जो जरूरत है उसके लिए सोचो। आपको मॉडर्न मेडिसिन के साथ में जुड़ने की कुछ भी जरूरत नहीं, वो खुद आपके साथ में आके जुड़ेंगे। उनको जरूरत है आपकी। आज मेरे पास कम से कम 15 से 20 मॉडर्न कंसल्टेंट्स आयुर्वेद क्या है समझने के लिए या उनके पेशेंट्स के लिए फोन करते हैं। कारण क्या है? उनको आयुर्वेद में इंटरेस्ट है और इसमें ENT से लेके रेगुलर फिजिशियंस, ICU में जिसके पेशेंट्स हैं उनके पास, अगर आपको मालूम है तो गोवा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर दीक्षित, तो उनके स्पेशलिटी ये है कि वो ICU के ही पेशेंट ज्यादा करते हैं। पेशेंट अगर समझो किसी को अड़चन आ गई तो उसके लिए वो जाते हैं वहां पे। सो दैट इज अनदर वे ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन
मॉडर्न मेडिसिन वालों को आपके पास आना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास इम्यूनिटी, फिर ये एलर्जीज, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और इसके लिए आपके पास तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। सो डोंट इंटीग्रेट विथ अदर्स, इंटीग्रेट विथ व्हाट पेशेंट वांट्स फ्रॉम द मेडिकल साइंस। क्योंकि आपको मालूम है आयुर्वेद की बहुत सी दवाइयाँ बाहर ओवर द काउंटर आराम से मिलती है। आप नाम ले लो, उसके बारे में गूगल में 1 मिनट में सब आ जाता है। लोग बाहर से जाके, और अपने ही लोग हैं जिन्होंने नेट के ऊपर किसी को भी दवाई लेने के लिए एकदम सिंपल से मार्क तैयार करके रखे हैं। तो ऐसे में हमें आयुर्वेदिक फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स जो है उसके बारे में थोड़ा सोचना है, और ये इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल्स अगर हमें मालूम हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल है। अगर आपको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करनी है, आयुर्वेद की पेशेंट्स के लिए कुछ यूटिलाइज करना है, तो सबसे पहला एकदम सिंपल है, जिसमें मैंने एमडी किया था, काय चिकित्सा। काय का मतलब क्या है? काया नहीं, बॉडी नहीं, अग्नि। अगर आपने अपने अग्नि को समझ लिया, और अग्नि के लिए क्या चाहिए? उसे भूखा रखो। भूखा रखो यानी अगर आप सवेरे यहाँ पे जैसे आए, नाश्ता भी भरपेट कर लिया, दोपहर का खाना प्रेरक भाई ने इतना अच्छा बना के दिया था आप सबको, वो भी खा लिया, ऊपर से पान भी हो गया। फिर बाद में आप बोलोगे अरे दोपहर का लेक्चर जो है वो क्यों सुनने का है, कितना अच्छा खाना पीना बढ़िया सब हो गया, मेरा लेक्चर का पैसा वसूल हो गया। लेकिन लेक्चर का पैसा लेक्चर के लिए है, खाने पीने के लिए नहीं है, और वो उसके लिए तो बहुत कम है। क्योंकि जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये बात आपको इससे हजारों गुना रिटर्न देने वाली है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्लेक्सिबल है, तो डाइटरी गाइडलाइंस भी फ्लेक्सिबल है। सबसे पहले तो क्या है कि आपका अग्नि जो है उसे हजम करने जितना ही खिलाओ, जितना वो हजम कर सकता है उससे ज्यादा खिलाओ ही मत। चाहिए तो भूखे रहो तो भी चलेगा। कहीं पे संस्कृत श्लोक मैंने सोचा था कि आज एक भी संस्कृत श्लोक मुंह से नहीं निकालना, क्योंकि संस्कृत से बहुत लोग डरते हैं, मैं खुद डरता था। कैसे तैसे करके मैंने वो कॉलेज पार किया था। मेरी धर्मपत्नी है, उसने 2500 से ज्यादा श्लोक बाहर किए थे, 2500। वो उनके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई। मैंने बोला मुझे श्लोक वगैरह कुछ नहीं आता है इतना, 300-400 के ऊपर काम चला, 300-400 श्लोक भी जो आज तक काम में आते हैं, जैसे ज्वर चिकित्सा का श्लोक है, कितना आसान है। उसमें सबसे पहला वर्ड क्या है? लंघन। उसके बाद में लंघनम स्वेदनम कालो, फिर बाद में यवागुस तिक्तको रसा। ऐसे छोटे छोटे श्लोक याद रखो कि जो आपको जिंदगी के ऊपर काम आए। बाकी श्लोक जो है करने वालों को करने दो, उनका काम अपनी तरीके से चल गया, मेरा काम अपनी तरीके से चलता है। लेकिन आयुर्वेद क्या है? सबके लिए, तो उसने मेरा भी पेट भरने का काम किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो डाइटरी गाइडलाइंस, ये क्या अलग चीज है? आयुर्वेद में ऐसे क्या है डाइट के लिए कि जो आप लोगों को बताओगे तो बीमार कम गिरेंगे। और लोगों का जाने दो, अपने खुद के लिए सोच ले यार, दुनिया को बाद में ठीक करेंगे, पहले खुद को ठीक रखते हैं। एट माई एज अपने बाकी के जो लोग हैं उनको या तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कुछ ना कुछ तो दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बराबर है। तो अगर आपको नहीं लेनी है तो सिंपल क्या है, अग्नि का ख्याल रखो, यानी उसको जितना चाहिए उतना दे दो। लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है, शाम को पार्टी है यार, क्या करेंगे, खाना पीना तो है, व्हाट यू हैव टू डू, नेक्स्ट फूड स्किप करो, उस वक्त फिर थोड़ा सा गर्म पानी ले लो, काम हो गया। खाने में सब चीजें आपको होनी चाहिए। तो आपने अगर उसमें खाने में षड्रस आयुर्वेद में बोला है, षड्रस इतना ध्यान में रखने के लिए अगर समझो मुश्किल लगता है तो अपना सिंपल स्क्वायर मील जिसे बोलते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, थोड़ा सा उसके साथ में चटनी या अचार, थोड़ा सा उसके साथ में नींबू रहेगा,
थोड़ा सा नमक रहेगा, एक आध स्वीट डिश, खत्म। हो गया ना? सिर्फ ये थोड़ा थोड़ा कम खाना कि जिससे आपको लगे अरे अभी खाना हो गया था लेकिन अभी चलेगा यार, और एक बार 2 घंटे के बाद किसी के साथ बैठेंगे तो खा सकते हैं। ऐसे अगर आप खाओगे तो आप बीमार कभी नहीं गिरोगे। यानी थोड़ा कम खाना है। दूसरा भी, अगर कोई किसी को जबरदस्ती खिला रहा है उसको बोलना नहीं भैया, इसको जितना कम खिलाओगे उतना उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे भूख भी कम हो जाती है, वैसे वैसे खाना भी कम जाता है। ऑलवेज प्रीफर लेसर फूड टू रिमेन हेल्थियर। और सुपर फ्लेक्सिबल कैसे है, ये चीज भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चों की माँ बोलती है अरे ये ना पिज्जा और ये सब बहुत खाने के पीछे दौड़ता है, क्या करूं? तो उसको बोलना है कि पिज्जा अगर उसे खिलाना है ना तो जो पैन पिज्जा आता है, यानी जिसमें पफ नहीं होता, अपने रोटी जैसा पतला रहता है, तो वो उसे खिलाओ और उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों वाला खिलाओ, पनीर वगैरह उसके ऊपर मत डालो। और जब ये खाएगा तो इसके साथ में जब ये पिज़्ज़ा है और क्या क्या चीज़ है जिसे हम लोग जंक बोलते हैं, और बच्चों को खाने के लिए बहुत ही नाराज होते हैं लेकिन खुद खाने के पीछे भागते हैं। पिज़्ज़ा है, फिर और क्या है, पास्ता है, नूडल्स है, और क्या है मंचूरियन। अरे मुझे लगा कि मैनेजमेंट में ये सब चीजें आपको, और यहाँ पे तो बहुत लोग हैं जिनको बच्चों की जिद के पीछे आप उनको रोकते हो। केक है, पेस्ट्रीज है, ये सब चीजें जो है, तो ये सब चीजें जब भी खानी है तो कंपलसरी उसके आगे वाला खाना जो है स्किप करने देना है। उस वक्त सिर्फ सूप पिला देना है या लिक्विड कुछ देना है, दैट्स ऑल। और जब भी ये खाना खाते हैं तो उसके बाद में गर्म पानी या फिर हर्बल टी है या फिर ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, दूध नहीं डालना है ऐसे चाय में या कॉफी में, वो आप उसके बाद में पिला दो। तो ये जो भी जंक खाएगा तो जंक से उसके शरीर के ऊपर असर कम रहेगा, होगा नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन कम रहेगा। तो डायरेटिक गाइडेंस में किसी को ब्रेड खाना है तो आप क्या बोलोगे उसमें, ब्रेड को पहले सेक लो, उसके बाद में खाओ, रोस्ट करो, बराबर है ना। दही की जगह पे छाछ लेने के लिए बोल दो। जब भी खाना खाते हो तो स्वीट थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा का मतलब थोड़ा सा, ज्यादा तीखा मत खाओ, ज्यादा मीठा मत खाओ, मध्यम मार्ग। तो उससे क्या होता है, और इसमें क्या लिखा है, सुपर फ्लेक्सिबल। सुपर फ्लेक्सिबल इसीलिए लिखा है क्योंकि रियली आयुर्वेदिक डाइट इज सो फ्लेक्सिबल। इसमें से डायबिटीज कितने लोगों को है, आपके घर में किसी को है, ऐसे कितने लोग हैं, और उनका पूरा मीठा बंद किया है, ऐसे भी लोग रहते हैं। उसको लगता है मुझे श्रीखंड खाना है, तो सुपर फ्लेक्सिबल इसे कैसे बनाना है देखते हैं। अगर समझो, टेक फॉर एन एग्जाम्पल, ये कुर्सी पे कोई बैठे हैं मेरे सामने महाशय कि जिनकी शक्कर की बीमारी है और उनको श्रीखंड खाने की इच्छा होगी, तो उनको बोलना है ठीक है श्रीखंड खाना है ना, इतनी बड़ी कटोरी ले लो। कितनी बड़ी, इतनी बड़ी, और वो कटोरी में क्या करना है, 1 चम्मच श्रीखंड डालो। और उसके बाद में आपके घर में जो टूथपिक रहते हैं ना, तो टूथपिक के पिछले भाग से उसे खाना शुरू करो। अल्टीमेटली इट इज योर टंग विच यू हैव टू सेटिस्फाई। और शुगर कितनी जाएगी उसमें से, 1 चम्मच से, उतना तो उसको बोलो कि आधा रोटी कम खाओ, बात खत्म। तो आयुर्वेदिक डाइट में डायबिटिक पेशेंट का शक्कर वाला चीज सब बंद नहीं करते हैं, क्योंकि मन जो है वो बहुत बोलते हैं ना कि घर में सबसे ज्यादा चोर कब होते हैं, जब ये डायबिटीज वालों का मुंह बंद करते हैं। आपके घर से चॉकलेट गायब होंगे, वहां पे अंदर रखा होगा जो भी मीठा है वो सब गायब होने लगेगा, और ये सब चीजें करते वक्त अपने पोते के ऊपर डालेंगे, अरे वो उसने खाया होगा।
मैं किधर, मेरे घर में मैं चोरी क्यों करूं? तो डाइटरी प्रिंसिपल्स बहुत फ्लेक्सिबल है। और एक चीज जो है त्रिदोष, ये पिवोट है, इसके ऊपर पूरा आयुर्वेद कनेक्टेड है। कैसे अगर देखा जाएगा तो प्रकृति अगर आपको पूछा जाएगा प्रकृति किस चीज से जुड़ी है? वात पित्त कफ से। आप जो खाना खाते हो उसमें भी वात पित्त कफ देखते हो। आपका सीजन है, सीजन को भी आप वात पित्त कफ से जोड़ते हो। आपका द्रव्य गुण है, उसको भी वात पित्त कफ से जोड़ते हो। सो एवरीवेयर यू आर कनेक्टिंग एवरीथिंग विथ त्रिदोष। सो इफ यू नो द pivot, you can fight cough to cancer quite easily। और अभी जैसे बात कर रहे हैं तो अनशन, कम से कम 15 दिन में एक बार तो सिर्फ गर्म पानी, उसके साथ में अगर आपको चाहिए तो कुछ अगर इलेक्ट्रोलाइट डालने हैं या फिर नींबू शक्कर डालनी है थोड़ी सी तो डाल दो, लेकिन पूरा खाली पेट सिर्फ पानी के ऊपर, वो भी हो सकता है तो गर्म पानी। तो दैट इज अनदर वे ऑफ कीपिंग यू फिट। और ये पिवोट ऑफ आयुर्वेद विल, वात पित्त कफ भूलना मत। एक छोटी सी कहानी है कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक न्यूज़पेपर निकलती है। ये न्यूज़पेपर में एक एडिटर थे, तो उनके लड़के को लेके आए थे मेरे पास। कितनी एज थी? 17 ईयर्स। तो 17 ईयर्स का लड़का, उसे हर बात हाइपर एसिडिटी और उसके साथ में GERD का मतलब तो आपको मालूम है, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज। किसी का उसके साथ में हाइटस भी रहता है। तो उसे मैंने एक ही बात कही थी, आप एक काम करो, मैंने यहाँ पे ट्रेन क्यों दिखाई है, तो उसको मैंने उस वक्त जो एग्जाम्पल दिया था वो ये था कि जैसे सवेरे की पहली ट्रेन पूरी खाली ट्रैक पे दौड़ाते हैं, तो वैसे आपको सवेरे सिर्फ गर्म पानी पीना है टू चेक वेदर यू हैव डाइजेस्टेड यस्टरडेज फूड और नॉट। अगर डाइजेस्ट किया है तो आगे का खाना लेना है, नहीं तो मत खाओ। यही करते हैं ट्रेन वाले कि सवेरे एक खाली ट्रेन VT से निकलती है, करजत तक या कसारा तक जाती है, बीच में कुछ रास्ते में गड़बड़ है तो बाकी के एक्सीडेंट ना हो इसके लिए। सेम वे यू हैव टू रन ओनली वार्म वाटर इन मॉर्निंग। उससे उसको इतना फायदा हो गया, और कम से कम हमारे पास ऐसे 10,000 पेशेंट्स होंगे कि जिनको हमने गर्म पानी बोला, आज ऐसे हो गया कि उसके ऊपर किसी ने थीसिस भी लिख दिया, किसी ने और क्या किया। तो वो लड़का जो है वो बाद में अपने पिताजी के जगह पे वर्किंग एडिटर बन गया। तो अभी उसके पास मैंने कुछ भी छोटी सी भी न्यूज़ भेज दी तो वो एक भी शब्द पूछता नहीं, सीधा छाप देता है। तो दैट इज चिकित्सा नास्ति निष्फला। गर्म पानी के बाद में वो मेरे पास पेशेंट बन के एक भी बार दिन नहीं आए, इट्स फिट। लेकिन उसकी वजह से ये आपके पेशेंट्स के लिए भी आप कर सकते हो। और अगर आपको किसी ने पूछा अरे इसमें तुझे क्या मिल रहा है, चिकित्सा नास्ति निष्फला, लेकिन मेरा तो क्लिनिक फ्रेश है, अभी क्या करूँ, तो उसके साथ में एक यष्टि मधु की छोटी सी गोली दे दो, काम हो जाएगा। यष्टि मधु की जो गोली है उसके आप चाहिए तो 500 रुपये लगा, क्या फर्क पड़ता है, आपके ऊपर है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन डू। एंड आम कल्पना, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आमवाद से लेके हर चीज के साथ में जो आम जुड़ा है, और ये स्पेलिंग तो ये दोनों का सेम है, लेकिन दोनों का मतलब अलग है। यहाँ पे भी मैनेजमेंट है, यहाँ पे भी मैनेजमेंट है, और इसे मैनेजमेंट के लिए आपको जो ज्वर की चिकित्सा है वही आम की चिकित्सा है, ये ध्यान में रखना। काम हो गया, ठीक है। तो जब भी आप कुछ गलत तरीके से खाते हो, अपदेशन हो जाता है या फिर आपका विषमाशन हो जाता है, तो ये गड़बड़ कर ही देता है। और इनकॉम्पैटिबल फूड जहाँ तक हो सकता है, अगर आप किसी भी बुक में देखोगे तो आपको विरुद्धाहार वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उससे थोड़ा सा टालना है। और इसके ऊपर चाइनीज लोगों ने क्या किया मालूम है, अगर आपने विरुद्धाहार का पूरा चैप्टर खोल के देखा होगा तो वहाँ पे हर चीज के साथ में, अगर आपको मीट ईटर हो तो आपको दूध नहीं चलेगा, आप फल खा रहे हो तो उसके साथ में दूध नहीं चलेगा, हरा शाक खा रहे हो तो उसके साथ में दूध नहीं चलेगा। चाइनीज लोग कितने होशियार है, देखिए
उन्होंने उसमें से दूध ही हटा दिया, बाकी सब खाते हैं, मीट भी खाते हैं, जो भी जमीन पे रेंगता है उसे भी खाते हैं, जो उड़ता है उसे भी खाते हैं, लेकिन दूध नहीं पीते। तो उसकी वजह से उनका फिटनेस अपने से अच्छा है, तो उन्होंने दूध ही बंद कर दिया। तो आप भी सोच सकते हो कि आपको विरुद्धाहार से कैसे बचना है। और सीजनल वेरिएशन जो आयुर्वेद में बताया है ऋतुचर्या के हिसाब से, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना है। जीर्ण आम्ल पित्त, ये एक चीज है जो आप करके देख सकते हैं, इट इज गिविंग हाई रिजल्ट्स इन क्रॉनिक हाइपर एसिडिटी, अल्सरेटिव प्रॉब्लम जो भी है, आपका डिओडिनल अल्सर हो या फिर आपके पेट में अल्सर्स हो, वहां पे सब जगह पे काम देने वाली चीज है जो आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन मैंने इसलिए बताया कि ग्रंथों में इसका उल्लेख इस तरीके से मुझे नहीं मिला। हम इसमें क्या करते हैं, 3 दिन के लिए उसे कंटिन्यूअस निरोह देते हैं। निरोह का मतलब है आस्थापन बस्ती, यानी खाली पेट वाला बस्ती। 3 दिन उसे लगातार देना है, उसके बाद में उसका खाना पीना संभालना है, जो पानी वाला बताया उतना करना है। कितना भी पुराना प्रॉब्लम हो, जीर्ण आम्ल पित्त उसके साथ में परिणामशील तक भी गया हो, तो वो रिवर्स हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको आस्थापन बस्ती देना ही पड़ेगा। और 3 दिन कम से कम, उसके बाद में ट्वाइस अ वीक आप रिपीट कर सकते हो 3 हफ्ते तक, एंड ही विल बी आउट ऑफ हिज लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स क्वाइट इजीली। ओपीडी पंचकर्म यानी आपके क्लिनिक में भी आप पंचकर्म कर सकते हो। सिंपल है, क्या क्या कर सकते हो जरा सोचिए। स्नेहपान के साथ में अगर आपने विरेचन जोड़ दिया, स्नेहपान पेशेंट ने घर पे कर लिया, विरेचन आप पेशेंट को घर पे दे सकते हो। नस्य कर सकते हो, पिंड स्वेदन कर सकते हो, अगर टॉयलेट अटैच है तो बस्सी भी दे सकते हैं। वमन सिर्फ थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन है, दूसरा कुछ हो गया, यू डोंट हैव एनी लीगल प्रोटेक्शन टू डू इट इन ओपीडी लेवल, क्योंकि उसके साथ में अगर आपका बैकअप नहीं है हॉस्पिटल का तो यू मे लैंड अप इन लीगल ट्रबल, क्योंकि ऐसे अपने ही लॉज में है कि अगर वमन और ये सब चीज़ें करनी है तो आपको आईपीडी सेटअप, और उसके नहीं तो आप निग्लिजेंस केस में अटक जाओगे। तो क्लिनिक लेवल पे वमन करना है तो पूरा उसका पहले ईसीजी से लेके सब चीज़ें करके करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट you can do most of पंचकर्मास within your clinic। और पंचकर्मा आपको सर्जरीज अवॉइड करने में भी मदद करती है। और ये डीप क्लींजर जैसे रसायन चिकित्सा या फिर वाजीकरण जो इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स है, तो उसमें एक ऋतुशोधन नाम तो आपने सुना है, लेकिन हमने इसे अलग तरीके से यूज किया है। डॉक्टर मधुरा उसकी पायनियर रही है कि जिन्होंने इनफर्टिलिटी के केसेस में ऋतुशोधन, यानी ऋतु का मतलब हम क्या समझते हैं, षड ऋतु, लेकिन उन्होंने उसका अर्थ जोड़ा है फीमेल साइकिल के साथ में, और उससे जोड़ के उसी हिसाब से वमन, विरेचन, उत्तरवस्ती, बस्ती इनको जोड़ा है और नस से जोड़ा है। तो उसकी वजह से जो वाजीकरण, स्त्रियों में वाजीकरण यानी उनकी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उसके साथ में पुरुष में भी करना होता है, तो एक डीपर क्लींजिंग हो जाता है। और वहाँ पे ट्यूबल ब्लॉकेज और ये सब जो भी है उसे भी खोलने के लिए उत्तरवस्ती से लेके ये सब चीज़ें जोड़ते हैं, तो यू गेट बेटर रिजल्ट। सो इनफर्टिलिटी हो या फिर वी कैन से जहाँ पे आपको रसायन करना हो, तो ये डीप क्लींजिंग जरूरी है, जहाँ पे आप 15 दिन से लेके 35 दिनों तक का पंचकर्म का कोर्स करा सकते हो। फिशर पेशेंट्स का अगर फिशर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। आपके यहाँ पे क्लिनिक वाले डॉक्टर्स कितने हैं जिनके खुद के क्लिनिक है, और आपके यहाँ पे फिशर आपने पेशेंट्स का कभी चेक किया है क्या? हैव यू सीन इट? और अगर उससे आपको फिशर वाले पेशेंट को ऑपरेशन के लिए नहीं भेजना है तो आपने कभी सोचा इसे कैसे कर सकते हैं? कुछ भी नहीं करना है, एक भी पैसे का खर्चा नहीं है।
अभी यहाँ पे क्या दिखा है? बैलेंस। Whenever somebody is forcefully throwing the stool, प्रेशर की वजह से जो वहाँ पे कट होता जाता है, वो कट को अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स से वहाँ पे उंगली रख के अगर जब उसको मोशन हो रही है तो उसी वक्त अगर वहाँ पे बाहर से आपने उंगली से उसे दबाया तो उसे हमने मूलाधार मर्म पीड़न बोला है। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म MMP है। तो मूलाधार मर्म पीड़न यानी आपको जहाँ पे फिशर का कट है उसके बाहरी बाजू से वहाँ पे आपको उंगली तब तक रखनी है जब तक आपका पूरा मोशन नहीं क्लियर होगा। और उसके साथ में गणेश क्रिया भी करते हैं। तो इससे फिशर में डेफिनेटली सर्जरीज अवॉइड होती है। और इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको अनबीटेबल एडवांटेज है एलोपैथी से, क्योंकि यहाँ पे आपके जो रिजल्ट्स है वो इनकम्पेरेबल है। और 80-90% ऑफ द पेशेंट्स गेट मोर देन 80% रिजल्ट्स इंस्टेंटली। इसके लिए हमने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है और एक नया चैप्टर शुरू किया इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट में विदार्थ, जो पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेक्निक इसमें ऐसे है कि नीडल्स एंड हीट डन टुगेदर, यानी आप वेदन भी करो शलाका से, लेकिन ये नाड़ी शलाका है। नाड़ी शलाका का मतलब उसके अंदर होल है, जो नीडल्स है उसमें टेक्निक्स अलग अलग से डेवलप हुए हैं। अभी लगभग 10 तरीके से उसमें हम लोग कर सकते हैं। नॉर्मल टेक्निक जिसको ज़्यादा दिमाग चलाना नहीं है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, उसके लिए सुई लगा दी, हीट दे दी, लेकिन उसमें भी वेरिएशंस है। उसमें भी कहाँ पे क्या करना है उसके लिए टेक्निक्स है। पेशेंट्स को रिजल्ट इमीडिएटली देने के लिए आपने कहीं पे भी एक संस्कृत में श्लोक है कि ये न केन प्रकारेण यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो होगा। तो रिजल्ट तो हर एक को मिलते हैं। यहाँ पे सुई लगाने वाले को हर एक को कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो फर्क आता ही है। या तो वहाँ से रक्त मुक्षण हो जाता है, या फिर वहाँ पे सुई लगाने के बाद में शरीर में जो भी उस फॉरेन बॉडी को रिएक्ट करने के लिए शरीर जो काम करता है, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन उसमें टेक्निक जो है वो फार एडवांस्ड है कि जो हमें उसमें रिजल्ट्स अगर श्योर शॉर्ट रिजल्ट देने हैं, और स्टिल इट इज अंडर डेवलपमेंट। हमें उसके लिए एक यूनिवर्सिटी से हमने वहाँ पे एक स्टडी सेंटर की मांग की है। तो मे बी विद इन नेक्स्ट 6 months और सो विल बी गेटिंग स्टडी सेंटर फॉर पेन मैनेजमेंट। वो जब हो जाएगा तो हम इसके ऊपर और भी काम कर सकते हैं, जैसे सोनोग्राफी के साथ में इसे जोड़ के, इमेजिंग को साथ में जोड़ के इसे हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांसेस व्हिच वी आर वर्किंग आउट विद दिस विदार्थ। सो एज वी प्रोग्रेस फॉरवर्ड, मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस ये आयुर्वेद के क्लिनिकल प्रैक्टिस से बहुत जुड़ा हुआ है, कि जिसमें आपको निदान भी आयुर्वेद के तरीके से करने के लिए थोड़ा खुद को तैयार करना है। निदान में आपको सिर्फ अग्नि जो है उसको संभाल के उसके साथ में आपको दवाइयों को थोड़ा देखना है। एंड एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस लाइन, मुझे लगता है कि मुझे आज यहाँ पे एक हर चीज में प्रेरक भाई, जैसे हर चीज में होता है कि सब लोग अभी डॉक्टर्स ही है ना यहाँ पे, तो अगर थोड़ा सा मैं आगे पीछे कुछ बोलूं चलेगा। तो किसी को अगर किसी चीज में बुलाना है, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसका इंटरेस्ट अराउज करना है, तो पहले क्या करना पड़ता है? क्यूरियोसिटी डेवलप करो। क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए उसे या तो आप गुदगुदी करो, या हमारी मुंबईया हिंदी में उसे बोलते हैं उंगली करो। तो जब तक आप ये किसी के साथ में किसी को उकसाते नहीं हो, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। मुझे लगता है आज मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा उंगली किया है, फिशर में भी उंगली करनी पड़ती है, और किसी को उकसाना है तो दोपहर की नींद अगर उड़ानी है तो वहाँ पे भी उसी चीज का काम है। सो आई फील दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन एंड आंसर्स, इफ द ऑर्गेनाइजर्स हैव टाइम वी कैन गो फॉर दैट आफ्टर। माय टाइम नंबर मैंने नीचे दिया है, एंड थैंक्स फॉर द
patient, hearing and not sleeping. Thank you.